हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज हम लोग मॉक टेस्ट 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करा दिया गया है और 5 मॉक्स अगर आप सॉल्व कर रहे किए होंगे तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा। ठीक है, आपके मार्क्स जो है ऑलवेज इंक्रीज हो रहे होंगे धीरे धीरे करके। मेरा इससे ये मेन मोटिव होता है कि आपको 25 क्वेश्चन करवाया जाता है और 25 क्वेश्चन से कम आपको 100 क्वेश्चन सीख कर जाए। ठीक है, मैंने एक वीडियो से आपको 100 क्वेश्चन सिखाने का मेन मोटिव होता है, उसका हम लोग पूरा एनालिसिस वे में करते हैं। और कुछ नहीं करो लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, और मॉक टेस्ट को जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूं उसी तरह एनालिसिस वे में तुमको भी देखना है, और उसी तरह एनालिसिस वे में जो एक एक वर्ड में एक एक पॉइंट बताता हूं वो बहुत ही तुम्हारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जब एग्जाम में बैठोगे तुम्हारे मार्क्स जरूर इंक्रीमेंट होंगे। ठीक है, तो आज एमएड सीईटी का 3 ईयर एलएलबी का आज एंट्रेंस एग्जामिनेशन था और कल भी है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए जो डायरेक्ट हमारे 6 महीने का जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था और मॉक टेस्ट से डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन छपे हैं। तो कंटेंट अच्छे हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से रूल्स और रेगुलेशन बता दूं कि रूल्स और रेगुलेशन टोटल 25 क्वेश्चन है। इस तरह से 25 क्वेश्चन को आपको नंबरिंग कर लेना है। जो क्वेश्चन सही होगा उसको टिक करना, जो गलत होगा उसको क्रॉस करना। टोटल 25 क्वेश्चन है। कोशिश सारे स्टूडेंट की रहेगी 20 प्लस नंबर आएंगे, और जिनका 20 प्लस होगा वेल एंड गुड माना जाता है, और 22 प्लस आएगा उसको एक्सीलेंट के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आज आपको कॉपी और पेन लेकर भी बैठना होगा साथ में, क्योंकि कुछ आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाला है तो उसको भी आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। एक बार आप लोग से अनुरोध है कि सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। एक बार इस सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। हाँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि कल एक क्वेश्चन था एफआईआर। ठीक है, एफआईआर का जो फुल फॉर्म था मैंने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बता दिया था जल्दी जल्दी में, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और उसको मैंने कमेंट बॉक्स में पिनअप भी कर दिया हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी वीडियो देखो तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स जरूर विजिट करना जरूर जाओ, क्योंकि वहां पर मैंने अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं उसको वहां पे करेक्ट कर देता हूं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, who is appointed as the chairman of Indian Tourism Development Corporation? संबित पात्रा, चंद्र नायर, शहनवाज हुसैन या फिर पीयूष गोयल? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फास्ट तरीके से आज हम लोग वीडियो को करेंगे, जितना जल्दी हो सके हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर देंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं होगी कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखो ड्यू का अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट होगा तो सितंबर से पहले होने वाला नहीं है। एकदम निफिक्र रहो, सितंबर से पहले आपको ड्यू एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है। सितंबर के सेकंड वीक में ही चांसेस है, फर्स्ट वीक में चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है और दोनों एग्जाम जो है एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया है, ठीक है, संबित पात्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें आईटीडीसी के बारे में, आईटीडीसी के बारे में मतलब आईटीडीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। देखो इस तरीके से नोट डाउन करना है, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के यहां पर इस तरह से तुम लोग यहां पर लिख लेना। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, तुमको एग्जाम में काफी मदद करेगा। चलो नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेशन या फिर यूनिवर्सल रिस्पांस लिंक? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से फास्ट तरीके से बताइए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ और मैं इंपोर्टेंट बता देता हूं जहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए यूएसबी। ठीक है, यूएसबी का आपको फुल फॉर्म पता है, जिसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू। जो इंपॉर्टेंट है, जहां से ये सब क्वेश्चन पहले एग्जाम में बन चुके हैं, इसलिए मैं इस चीज को आपको कवर करा दे रहा हूं। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, डब्ल्यू का क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? सारे बच्चे वाईफाई यूज जरूर किए होंगे, तो वाईफाई का आपको फुल फॉर्म 50% बच्चे को पता होगा, 50% बच्चे को नहीं पता होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। आपको ओएस का पता होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपको जेपीईजी, ठीक है, जेपीईजी क्या है, फोटो का फॉर्मेट है जिसमें आपको फोटो सेव होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसको नोट डाउन कर लेना अगर नहीं पता होगा तो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे अगर और डिटेल में पढ़ना है तो पूरे कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ो। आपको पता होगा बनारस यूनिवर्सिटी में आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन शायद आने वाले हैं वहां से, तो कंप्यूटर वाले सेक्शन को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया होगा आंध्र प्रदेश, उनका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर 1935 का इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा भाषा के आधार पर सबसे पहले कोई राज्य का गठन हुआ था तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु, ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था और 1 अक्टूबर 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन, 27, 24, 33 या फिर 20। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 27, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर्स है। साथ ही साथ आपको और पता होना चाहिए ये सारे का जो मैं नाम लिखा रहा हूं, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने मेंबर है, 55 मेंबर्स है। सार्क आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी सार्क का करवा दिया हूं, इसमें आपको 30 मेंबर्स होने चाहिए। नाटो, नाटो में टोटल सॉरी गलती बता दिया, नाटो का 30 होगा ना, रुक जा वेट करो देखो सार्क में जो मेंबर होते हैं वो टोटल 8 मेंबर है, नाटो में टोटल 30 मेंबर है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में टोटल 7 मेंबर है और यूएनओ 193 मेंबर्स है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये सारे मेंबर सारे इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर शुभ लक्ष्मी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित। और ये विजया लक्ष्मी पंडित जो है ये सिस्टर है, किसके सिस्टर है, सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू की ये सिस्टर थी और ये जो विजय लक्ष्मी पंडित थी ये 6th गवर्नर थी झारखंड, सॉरी महाराष्ट्र का 6th गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। इतना आपको पता होना चाहिए। और जिन लोग स्टूडेंट्स को जुलाई का करंट अफेयर्स के लिए वो परेशान है, तो क्यों आप लोग टेंशन में हो, मैंने बोला हूं कि जुलाई का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर आपको जुलाई का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आपको सेक्शनल वे में और एमसीक्यू फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में मैं आपको दूंगा। अगर आपको इतना जल्दी है तो मैंने जो आपको करंट अफेयर्स जो हैंड रिटेन नोट्स दिया हूं, वो हैंड रिटेन नोट्स तो आपने पढ़ लिया होगा, तो उसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको हैंड रिटेन नोट्स दे दिया, लेकिन हैंड रिटेन नोट्स को उसको फिर अलग वे में सेक्शन वाइज करने में समय लगेगा, फिर उस सेक्शन वाइज उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाने में समय लगेगा। तो थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए। जो आपको देखो एमसीक्यू फॉर्म हैंड रिटेन नोट्स में आपको मैं तुरंत ही दे दिया था, यानी 1 अगस्त को आपको दे ही दिया था, 1 अगस्त से पहले ही दे दिया था, यानी 28-29 तक की मैंने उसको बनाया था, उसी समय आपको दे दिया था। फिर भी आप परेशान हो, मैं धीरे धीरे आपको सारा चीज कवर करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स कॉल्ड द बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस या फिर सेरोरी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये चीज को इंपॉर्टेंट है, बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस है। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, सारे रीट के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे रीट जो है आर्टिकल 32 में दिए गए हैं, जिसको हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम पे जानते हैं। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और इसी आर्टिकल को 32 नंबर के इसको
भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत ट्रीट जारी करती है। उसी तरह हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है, हाई कोर्ट जो है 226 के अंतर्गत क्या करती है, रीट जारी करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोहेट क्राइम, पब्लिक न्यूजेंस, कल्पेबल होमिसाइड, राइट, या फिर क्रिमिनल अटेम्प्ट। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो मतलब है इनकोहेट का मीनिंग क्या होता है। देखो इनकोहेट का अगर मैं मीनिंग बता दूंगा ना तो तुम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर खुद निकाल लोगे। इसका जो मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑफेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑफेंस, जो पूरे और तरीके से ऑफेंस ना किया गया हो। तो इसमें क्या होगा, पब्लिक न्यूजेंस तो होगा नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, रेप नहीं होगा, क्रिमिनल अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रिमिनल अटेम्प्ट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एन एक्यूज्ड इज कवर अंडर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, रीट, या फिर मोरल राइट्स। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस का फुल फॉर्म है। ये किस कंट्री से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से ये बोरो किया गया है, ठीक है, आयरलैंड से इसे बोरो किया गया है। और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और ये पार्ट 4 में है, ठीक है, पार्ट 4। इतना आपको पता होना चाहिए कम से कम डीपीएसपी के बारे में। और 36 से 51 आर्टिकल आपको रटा होना चाहिए, 36 से लेकर 51 तक सारे आर्टिकल आपके रटे होने चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनेगा। एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर आपको 67 तक जो आर्टिकल है एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा फिर जितने इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, लेकिन ये 1 से 67 तक तुमको एकदम याद होने चाहिए, एकदम माइंड में बैठे होना चाहिए। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर एक आर्टिकल तुम याद करके जाना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें बनेंगे। चलो और मैं बता दूं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। देखो आयरलैंड से एक तो ये लिया गया है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, ये भी कहां से लिया गया है, तो यहीं से लिया गया है। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी, ये भी कहां से लिया गया है, तो ये भी लिया गया आपको आयरलैंड से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और मैं बता दूं कुछ और, मैं बता देता हूं। चलो जर्मनी से क्या लिया गया ये भी मैं बता देता हूं। देखो अब यहां पर बताता हूं जर्मनी। देखो जर्मनी से क्या लिया गया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंट, जो पता है वो तो मैं नहीं बता रहा हूं, जो तुम्हें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी का भी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। चलो एक और बता देता हूं, साउथ अफ्रीका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, तो अमेंडमेंट का आपने जाना होगा, जो अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट ये कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये भी कहां से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। थोड़ा सा खिचड़ी बन गया, लेकिन तुम लोग समझ जाना, अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे तभी समझ में आएगा, अगर तुम पीडीएफ के फॉर्म में रखोगे तो नहीं होगा। एक चीज जान लो, जो भी स्टूडेंट्स बार बार पीडीएफ 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 करते हो, तो मैं उनको स्टूडेंट को एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि जितना तुम सुने रहोगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सुनो, फिर उसको तुम खुद से लिखो, और फिर उसको खुद से पढ़ो, तब जाके तुम्हारा वो बेस्ट होगा। पीडीएफ फॉर्म में अगर आएगा ना, तुम एक बार तुम कोई चीज को अगर तुमको विश्वास नहीं है तो क्या करना है, एक किसी टॉपिक को उठाना, उसको तुम पढ़ लेना, उसको रख देना, वो तुमको उतना अच्छे से याद नहीं रहेगा, लेकिन तुम उसको पहले सुन लेना क्या वो चीज है, फिर उसको खुद से लिखना, ठीक है, और उसके बाद फिर तुम पढ़ना और उसके बाद रखना, एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट मेमोरी में बैठ जाएगा। पीडीएफ मोबाइल में रहता है, ठीक है, मोबाइल तो यूज करना ही नहीं चाहिए। मोबाइल का यूज सिर्फ करो तो वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, अपना खुद का नोट्स बनाओ। एग्जाम टाइम जब जाओगे ना, एग्जाम का समय आएगा तो खुद का नोट्स ही बहुत हेल्प करेगा। लेकिन मैं समझ, अब जो भी स्टूडेंट्स पूरे मंथ वाइज करंट अफेयर्स बनाएंगे तो वही तो रिवीजन कर सकेंगे। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन क्या है, अब एक ही बार बैठ के तो तुम 6 महीने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हो, नहीं ना पढ़ सकते हो। उसके लिए तुमको मैं पीडीएफ दिया हूं, ठीक है, पीडीएफ से पढ़ो अगर पढ़ पाते हो। लेकिन बेस्ट तरीका वही है, जब मैं मंथली वाइज करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा था, उसके एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, उसका अच्छे से नोट्स बनाओ। अभी भी वक्त है,
तब जाके तुमको कंठस्थ होगा। और उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे चूज करो जो तुमसे नहीं बन रहा है, या फिर उससे और इलेबोरेट करो, कुछ रिसर्च करो कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे है। जैसे मैं इस मॉक टेस्ट में सॉल्व करा रहा हूं, अब जैसे डीपीएसपी का नाम आया तो डीपीएसपी से आयरलैंड आया, आयरलैंड से साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ये सबको मैं रिलेट कर दिया। आर्टिकल 36 से 51 में है, पार्ट 4 में है। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो तुमको करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्जाम में, कंफर्म रहो। नहीं तो क्या करोगे, हौच पौच हो जाएगा। करंट अफेयर्स क्या है, समंदर है, और समंदर में से एक लोटा पानी का तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो कहां से एक लोटा निकालोगे, तुम्हें पता है? नहीं पता है। तो इसलिए तुम बोलता हूं कि वीडियो देखो, उसका नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो खुद से, तब जाके होगा। पीडीएफ के रहोगे, पीडीएफ फिर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सेकुलर वाज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1978, 1976, 1975 या फिर 1942। एकदम एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं कि ड्यूएलएलबी अगर दे रहे हो ना, यही पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तुम लोग जो उठा ले रहे हो ना क्लैट का क्वेश्चन, वो हाई लेवल का क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन तुम उठा के बात कर रहे हो एग्जाम में आ जाएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और वो क्वेश्चन इसलिए ही दिया जाता है कि ताकि वो ना बने। अब मान लो प्रिंसिपल दे दिया, 3 पेज का प्रिंसिपल है, तो 3 पेज का प्रिंसिपल कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ने वाला है? नहीं पढ़ेगा। आधा स्टूडेंट को तो समझ में नहीं आएगा, बीच में पढ़ेगा, ऊपर वाला गायब होते जाएगा। तो यही स्टैंडर्ड होने वाला है तुम्हारे क्वेश्चन का। मैं स्टैंडर्ड शो कर रहा हूं कि किस टाइप के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड अगर चेंज करेगा तो करंट अफेयर्स में चेंज कर सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1976। ये 1976 होगा जो सेकुलर को ऐड किया गया था, और ये जो हुआ था 42nd अमेंडमेंट में, याद रखना 42nd अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया था। और इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और बात करें 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या ऐड हुआ था, तो 3 चीजें ऐड हुआ था। एक तो हुआ था आपको सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट ऐड हुआ था, सेकुलर ऐड हुआ था, और एक ऐड हुआ था आपको इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड यूज हुए थे आपके किसमें, प्रीएम्बल में। और प्रीएम्बल के बारे में मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि पूरे प्रीएम्बल को तुमको रटा होना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश, पूरे प्रीएम्बल को तुम रट लो, एक एक वर्ड रट लो, वहां से क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट बनेगा। और यही 42nd अमेंडमेंट में एक चीज और जोड़ा गया था, कहां चला गया, हाँ 42nd अमेंडमेंट में एक और जोड़ा था 51A को भी जोड़ा गया था। 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसी आर्टिकल इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। और अमेंडमेंट कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल, ऑस्टिन, केसी वेयर, एचएम सिरवई या फिर जेनिंग्स? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। देखो और मैं बात, एक तो ये क्वासी फेडरल किसने बोला था, केसी वियर ने बोला था। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं जहां से आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। देखो एक बोला गया था आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी, ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी यूनिटरी एज वेल एज फेडरल according to requirement of time and situation। ये कौन बोला था, तो ये B.R. अंबेडकर का ये वाक्य है, याद रखना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। कब हो जाता है यूनिटरी और फेडरल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब सिचुएशन उसको चाहिए। यूनिटरी वाला इमरजेंसी समय तो यूनिटरी फॉलो करता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं होता, सारा चीज सही होता है, तो फेडरल फॉलो करता है। ये आपको पता होना चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और एक चीज और मैं बता दूं, एक और तो बोला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फार टू लार्ज एंड देयरफॉर फार टू रिजिड। देखो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था जेनिंग्स के द्वारा, ठीक है, जेनिंग्स के द्वारा यही कहा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फार टू लार्ज एंड देयरफॉर फार टू रिजिड। और एक और बता दूं, चलो एक और बता देता हूं जो जो इंपॉर्टेंट है, चलो एक और बता देता हूं। देखो एक और ये है इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म एज, क्या होता है इंडियन फेडरलिज्म एज, हाँ इंडियन फेडरलिज्म और बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया था, तो ये बोला गया था आपको मॉरिस जोन के द्वारा, ठीक है, मॉरिस
जोन के द्वारा। तो 3 मैंने बताया, एक तो ये बताया, एक ये बताया और एक में 3 बताया, टोटल 3 है और तीनों पता होना चाहिए और एक केसी भी है। यानी एक क्वेश्चन से तुमने कितना चीज सीख लिया, एक क्वेश्चन से तुमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन सीख लिए। इसलिए बोलता हूं एनालिसिस वे में देखोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो ये 25 को मान लो एक क्वेश्चन कराए, ऐसे तुमको कितना क्वेश्चन करना पड़ता है, 4 क्वेश्चन। तो मेरा यही रहता है कि हर एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन सिखा कर जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन द इंडियन प्रीमियर लीग 2022 एडिशन। स्पोर्ट्स का सेक्शन जो है ड्यू एलएलबी का फेवरेट टॉपिक है और बीएचयूएल लॉ का जो फेवरेट टॉपिक पहले रहता था वो रहता था मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, करंट अफेयर्स का मैं बात कर रहा हूं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया गुजरात टाइटंस, उनका करेक्ट आंसर है। और इसने किसको बीट किया था, इसने बीट किया था राजस्थान रॉयल्स को। ये देखो ये राजस्थान रॉयल्स है ना, इसी को बीट किया था। और इसमें ना सबसे ज्यादा जो विकेट लेते हैं, सबसे ज्यादा रन मारते हैं उसको ऑरेंज कप दिया जाता है। ये मिला था जॉस बटलर को। ये पूरे डिटेल में मैंने स्पोर्ट्स के सेक्शन में तुमको पढ़ा चुका हूं, फिर भी रिवीजन कराना मेरा फर्ज है। और उसके बाद एक पर्पल, ठीक है, पर्पल कप मिला है यूजी चहल को। ठीक है, यूजी चहल को मिला है और ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों राजस्थान रॉयल्स के है। और अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में, यानी 15वां एडिशन था ये। ठीक है, अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार ऑरेंज कप और पर्पल कप सेम टीम को मिला है, माने सेम टीम के खिलाड़ी को मिला। यानी जॉस बटलर यूजी चहल दोनों मिला और दोनों कहां से थे, आपके राजस्थान रॉयल्स के थे। लेकिन एक चीज और यहां से आपसे पूछ सकता है कि पहली बार ये टाटा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। स्पॉन्सरशिप किसके द्वारा स्पॉन्सरशिप किया गया था, टाटा के द्वारा। तो ये भी याद रखना है कि इस साल के जो 15वें एडिशन है किसके द्वारा स्पॉन्सरशिप किया गया था, तो टाटा के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स इन द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर फॉर आर्किटेक्चर। पीसी श्रीराम, बालकृष्ण दोषी, राज रेवल या फिर मणि रत्नम। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस हो चुका है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उसका बता रहा हूं। उसके बाद तुमको और एमएचसीटी का हुआ, करंट अफेयर्स के हमारे जो सेक्शन जो मैं पढ़ रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है। 20 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो 20 क्वेश्चन में से 16, 17, 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के, मतलब बता रहा हूं एवरेज बता रहा हूं। अगर 10 क्वेश्चन पूछा, 20 तो बहुत बोल दिया, 8-7 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 8-7 में 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आ रहा है और 2-3 क्वेश्चन वो भी आ रहा है तो मैं उसको कहीं ना कहीं जिक्र जरूर किया हूं। 1-2 क्वेश्चन जो है वो बाहर से आए हैं, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया होगा बालकृष्ण दोषी, उसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। विक्रम मिश्री, पंकज सरन, राजेंद्र खन्ना या फिर दत्ता पांडसालीकर। ये हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, विक्रम मिश्री। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया उसका करेक्ट आंसर है विक्रम मिश्री। और इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, रॉ के हेड कौन है। ठीक है, हेड के कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको पता होना, जो इंपॉर्टेंट हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है, वो कौन है, सामंत गोयल। ठीक है, रॉ के कौन है, सामंत गोयल है। आरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स इसको बोलते हैं, कौन है इसके हेड, संजय चंदर। ठीक है, संजय चंदर, एकदम नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें। बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ के जो हेड है उनका नाम है पंकज सिंह। एकदम टिप्स पे याद रहना चाहिए तुम्हें, एकदम टिप्स पे एकदम याद कर लो, एकदम रट लो, पंकज सिंह। सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ के जो हेड है वो है कुलदीप सिंह। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी स्टूडेंट्स का करंट अफेयर्स और पॉलिटी अच्छा रहेगा वो ड्यूएलएलबी सही से क्लियर कर लेगा। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है इसके सेक्रेटरीट, यह है अजीत डोभाल। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एकदम नोट डाउन करते जाओ। ईडी, ठीक है, ईडी के कौन हेड है, ईडी के जो हेड है वो है संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा, इतना आपको पता होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इंडियन स्टेट बिकेम फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट। देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उसका करेक्ट आंसर है। चलो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश का क्या, हिमाचल प्रदेश का गवर्नर, पहले गवर्नर के बारे में बात किया है। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र आर्लेकर, एकदम याद कर लेना। और इसके सीएम कौन है? सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर, ठीक है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? शिमला भी है और धर्मशाला भी है, दोनों कैपिटल है, शिमला भी है और धर्मशाला भी है। लेकिन तुमको ये कमेंट करके बताना है कि शिमला किसका, शिमला कब होता है और धर्मशाला कब होता है। एक समर है और एक विंटर है, दोनों तुमको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन एक चीज मैंने तुम्हें बताई नहीं, हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन क्या था? फ्री स्टेट था, स्मोकिंग फ्री स्टेट। तो इससे रिलेटेड वहां पर ना दो स्कीम चल रहा था। एक तो गवर्नमेंट द्वारा जो उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना जो सेंट्रल के द्वारा चलाया जा रहा था, प्लस वहां के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना चलाया गया था, गृहिणी। ठीक है, गृहिणी, गृहिणी सुविधा, ठीक है, गृहिणी सुविधा योजना, ये दो योजना चलाया गया था। और इसी दो योजना के दम पे आज हिमाचल प्रदेश क्या है? स्मोक फ्री स्टेट बन चुका है। तो ये दोनों योजना का आपको नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए सही तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइखो फेस्टिवल। ठीक है, बाइखो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? त्रिपुरा, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम में छपेगा। ठीक है, बाइखो फेस्टिवल, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है आसाम, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाइखो फेस्टिवल का है आसाम, इसके द्वारा ही मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट है, आसाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। आसाम का सीएम कौन है? तो यहाँ का आसाम के जो सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता है, फायर ब्रांड नेता। ठीक है, फायर ब्रांड नेता है हिमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, आसाम के सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ के जो गवर्नर है, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग में बहुत फास्ट लिख रहा हूँ, राइटिंग बनाने बैठेंगे तो वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा। कंटेंट से मतलब होना चाहिए, राइटिंग से मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें। जगदीश मुखी, ठीक है, जगदीश मुखी याद रखना। आसाम के सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और आसाम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और आसाम के तो कैपिटल तो मैंने बताया नहीं, तो चलो लिख लो, ये भी कैपिटल कौन है? दिसपुर है। आसाम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। और ये जो बाइखो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? ठीक है, ये बाइखो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? तो ये बाइखो फेस्टिवल मनाया जाता है किसके लिए? तो फॉर गुड हार्वेस्ट एंड रेन। ठीक है, फॉर गुड हार्वेस्ट एंड रेन, इसके लिए हार्वेस्टिंग वगैरह, मतलब वहां पे अच्छे से सब चीज हो जाए, मतलब कृषि से रिलेटेड ये फेस्टिवल मनाया जाता है, बेसिकली यही समझो। चलो अब देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कॉपी पेन ले लो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, मिनरल्स, MINERAL, ठीक है, मिनरल है। मिनरल को रिटेन किया गया है QRSTUVW में, तो सेम टू सेम अगर और साउंड को लिखा गया है ABCSD में, तो जैसा इसका कोड किया गया ये, ठीक है, मिनरल्स का जो कोड किया गया है, देखो ये मिनरल्स का जो कोड किया गया वो किया गया ये, सेम उसी तरह ये साउंड का जो कोड किया गया वो किया गया ये। तो बताओ रीडर को क्या लिखा जाएगा? रीडर इज कोडेड एज, बताओ, ये 4 ऑप्शन दिया है और इस टाइप के क्वेश्चन DOLL में तो पूछेगा। देखो DOLL का फेवरेट टॉपिक बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो, डायरेक्शन पढ़ लो। ठीक है, डायरेक्शन पढ़ लो, उसके बाद पढ़ लो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो, ब्लड लेसन पढ़ लो, ब्लड लेसन। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ लो, इसके बाद इंपॉर्टेंट है सिलॉग पढ़ लो। ठीक है, सिलोगिज्म जिसको बोलते हैं, सिलोगिज्म। छठा टॉपिक है सीरीज, सीरीज को पढ़ लो। इसके बाद है अल्फाबेट, अल्फाबेट को पढ़ लो। और लास्ट है कोडिंग डिकोडिंग, हाँ वो बताएंगे। इतना ही बस पढ़ के जाना, इसके अलावा मत पढ़ के जाना, इसके अलावा मत पढ़ के जाना, मैं अभी बता रहा हूं। इसी से फंसेगा तो फंसेंगे, 1-2 क्वेश्चन बाहर से लेंगे तो मत बनाना, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन बना के नहीं आते हैं, चांसेस है कि इसी में से तुमको फंसा कर देगा। स्टेटमेंट और एजम्पशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ोगे तो फंस के रह जाओगे। तो इतना टॉपिक पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। आंसर आना चाहिए, जब तक आंसर आ जाना चाहिए था सारे बच्चे का। चलो इसको सॉल्व करवाता हूं मैं, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे जितना स्टूडेंट्स होंगे। देखो मिनरल्स है, एल है, ये आई नहीं है, ये एल है।
कुछ लोग इसको मिनरल्स इसलिए मैं बोला भी था। देखो इसको ट्रिक समझो कैसे ये बनेगा। देखो मिनरल्स को यहां पर लिखो, मिनरल्स, उसके बाद क्या है साउंड, ये दो वर्ड है, यही दो वर्ड को कोड किया गया है। चलो और मैं 20 सेकंड देता हूं, जिसको और बनाना है बना लो, 15-20 सेकंड और दे देता हूं। मैं तो क्वेश्चन को यहां पर ठीक कर रहा हूं। चलो देखो मिनरल्स को कोड किया गया, देखो एम को कोड किया आई, आई को आर, एन को एस, ई को टी, आर को यू, ए के भी और एल को डब्ल्यू। सेम उस तरह एस को ए ऐसे कोड कर दिया गया। ठीक है, सेम टू सेम इस तरह कोड किया गया। अब देखो अब बात है रीडर्स, रीडर, रीडर यहां पे लिखें। अब रीडर आर खोजो, आर कहां पर है, आर यहां पर है, आर का कोड क्या है यू है, यहां पर यू हम लोग लिख दिए, लिखे ना। चलो ई का कोड क्या है, देखो ई यहां पर है, ई का कोड क्या है टी है, तो टी यहां पर हम लोग लिख देंगे। ए का कोड देखो, ए सिर्फ एक ही मिलेगा, दो ए नहीं मिल सकता है, और दो ए मिलेगा तो दोनों का सेम कोड होना चाहिए, तब ये तुम्हारा ये जो कोड है वो सफल होगा। तो चलो डी पे आते हैं, डी कहां पर है, डी खोजो। हाँ डी यहां पर है, डी का कोड क्या है डी ही है। ठीक है, ई कहां है, ई यहां पर है, ई का कोड क्या है टी है, और एक बचा आर, आर कहां है, आर कहां है, हाँ देखो आर है, आर का कोड क्या है यू है। तो क्या है यू टी भी डी टी यू, ये ऑप्शन है, ये नहीं है सर, यू टी भी, हाँ देखो आ गया यू टी भी डी टी यू, सेम टू सेम आया, देखो यू टी भी डी टी यू। देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। फंसोगे, फंसोगे, एकदम फंसोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे एकदम फंसना ही है। चलो चलो बताओ, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 17 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये होगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बात करें अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी, है तो के वेणुगोपाल है। कौन है, के वेणुगोपाल। अभी कौन है, के वेणुगोपाल हमारे देश के कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, यहां तक सही है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। कोई गलत है नहीं। चलो इसके बाद फिर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये जो है के वेणुगोपाल कितनावें नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। चलो यहां तक पता होना चाहिए। इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। तो इतना जो है आपको कम से कम पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए कम से कम। इसी तरीके से पढ़ने से आपको ये होगा। और बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी भारत के चीफ जस्टिस कौन है, तो एन वी रमना है। जिसको नहीं पता है वो भी आपको पता होना चाहिए, एन वी रमना। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनवी रमना जो है 48वें नंबर के हैं। 48वें नंबर के कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके बाद यह भी पता होना चाहिए आपको कि भारत का पहले जो अटॉर्नी जनरल कौन थे, फर्स्ट एजी कौन थे, एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़। ठीक है, पहले एजी कौन थे, एमसी सीतलवाड़। नहीं पता है, सारा चीज को नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तुम्हारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, जितना जल्दी हो सके सॉल्व करो। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। वन डे रवि राज लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर साउथवर्ड्स। ठीक है, 20 किलोमीटर साउथवर्ड्स, देन टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, एंड टर्न राइट एंड साइकिल, देखो साइकिल है, ठीक है साइकिल है 20 किलोमीटर, एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 20 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो तुम लोग। इसी लेवल देगा, यही लेवल होने वाला है तुम्हारे रीजनिंग के क्वेश्चन का।
जल्दी से इसको सॉल्व करो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। देखो मैं अभी तुम्हारा जो मॉक 5 सॉल्व कराया था उसका मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था। एक स्टूडेंट है गायत्री परमार, ठीक है, मैं उनका नाम अभी खुलकर बोल रहा हूं, गायत्री परमार, वो 25 लाई है, यानी 25 में 25 उनका सही है। तो सोचो किस तरीके का उनका प्रिपरेशन है, और तुम लोग का 20 प्लस से ही इंक्रीज कर रहा है, 20 22 में। हम बोल रहा हूं कि सभी को कम से कम 22 प्लस इंक्रीज होना चाहिए। अभी अभी मैं कमेंट आया, मेरे पास नोटिफिकेशन आया और मैंने देखा कि उनका 25 से 25 सही है। तो प्रिपरेशन कुछ ऐसी लेवल की होनी चाहिए कि मुझे खुद बोलना पड़ जाए कि अब तुम लोग का लेवल जो है ठीक ठाक हो गया है। चलो इसको सॉल्व मैं कराता हूं, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया वो ठीक है, जिनको नहीं आता है देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। वन डे रविराज लेफ्ट, देखो पहले तो तुमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन का। देखो ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होता है साउथ डायरेक्शन, ये होता है ईस्ट डायरेक्शन और ये होता है वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है कि वन डे रविराज लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर। मान लेते हैं रवि का जो घर है यहां पर है, ये रवि का क्या है, होम है, वो साइकिल से 20 किलोमीटर जाता है किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। ये हो गया साउथ डायरेक्शन, 20 किलोमीटर आया साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद ये क्या बोलता है कि देन टर्न राइट, अब क्या बोलता है, राइट मुड़ जाता है और साइकिल करता है 10 किलोमीटर, तो इसका राइट यहां होगा। ये कितना चलता है, 10 किलोमीटर चल गया है। ये मत करना कि ये 20 इतना है और 10 इतना ले लिए, इसमें मत जाओ, खाली फिगर बनाओ। देखो अब 10 किलोमीटर चला, टर्न राइट एंड 10 किलोमीटर, यहां तक मेरा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, एंड टर्न राइट, फिर यहां से भी वो राइट लेता है और उसके बाद क्या करता है 20 किलोमीटर, तो यहां पर राइट ले लिया तो यहां पर पहुंचेगा, ये भी 20 चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 20 किलोमीटर, इसके बाद फिर यहां से टर्न लेता है और ये चलता है 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अब पूछ रहा है कि यहां से और इसका जो घर का डिस्टेंस है, ये चीज का जो घर का डिस्टेंस है ये स्ट्रेट कितना होगा। तो देखो सबसे पहले चीज को समझो, देखो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये तो 20 किलोमीटर ये है, सेम टू सेम है, ये 20 रहेगा। इसके बाद हमको निकालना क्या है, ये डायरेक्शन निकालना है। तो ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होगा यही तो ये मतलब ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस दोनों तो सेम होगा, डायरेक्शन है डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है, 10 हो गया। तो 20 प्लस 10 कितना होगा, 30 किलोमीटर। तो आंसर कितना होगा, 30 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई टफ लेवल का क्वेश्चन था क्या, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डायरेक्शन को नॉलेज होना चाहिए, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे, ग्लोबल वर्ल्ड सर्च डे, नन ऑफ दीज, या फिर नेशनल साइंस फिक्शन डे। बताओ इसका करेक्ट आंसर बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है डीयू और बीएचयू लॉ एंट्रेंस के लिए, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कितना बार पूछा होगा मुझे भी नहीं पता है। तो 25 जनवरी को हम लोग जो मनाते हैं वो नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, लॉ डे मनाते हैं, ठीक है, लॉ डे, ये भी आपको पता होना चाहिए, और डेज एंड थिंग्स से मैं ये करा चुका हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुनील चंद्रा, अजय सिन्हा, राजीव कुमार या फिर कृष्णा प्रसाद। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलो तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है, राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो है इनका टर्म कितने सालों का रहेगा, माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना होता है, 6 साल हो जाए या फिर 65 ईयर, इनमें से जो पहले हो जाए, ठीक है, 6 साल या फिर 65 ईयर। बात यहां पर यह भी पूछ सकता है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, उनका नाम था सुकुमार सेन, सुकुमार सेन उनका पूरा नाम था, ठीक है।
और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसको अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The 38th कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडोनेशिया, ओमान, मंगोलिया या फिर जापान? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, इंडोनेशिया। जिन लोगों ने इंडोनेशिया चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है ये। क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज था, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज था। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। देखो ये मैं अभी लिखवा रहा हूं, ये तुम्हें मैं पढ़ाया नहीं हूं, ठीक है, अभी तक मैं नहीं बताया हूं। एक्स विनवेक्स 2022 और एक्स विनवेक्स 2022 होगा जहां पर तुम मिलिट्री एक्सरसाइज लिखोगे इंडिया और किसके बीच हुआ था? वियतनाम, ठीक है, इंडिया और वियतनाम। जहां पर तुम नोट्स बनाए इसको ऐड कर लो, ठीक है, इस चीज को ऐड कर लो। इसके साथ कुछ और इंपोर्ट बता देता हूं, खान क्वेस्ट, ठीक है, खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट किसके साथ हुआ था? मंगोलिया वर्सेस, ठीक है, मंगोलिया वर्सेस इंडिया, मंगोलिया और इंडिया के बीच में हुआ था, ठीक है, मंगोलिया और इंडिया के बीच में। इसके साथ ही संप्रीति, ठीक है, संप्रीति, संप्रीति ये किसके साथ होता है? इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। संप्रीति किसके? इंडिया और बांग्लादेश। बोंगो सागर ये भी इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, बोंगो सागर ये भी होता है इंडिया और बांग्लादेश। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट बता दूं, चलो एक और है लैमिट, लैमिटेज इसको बोलते हैं। ये किसके साथ होता है? सेशल्स के द्वारा, ठीक है, इंडिया और जिसके साथ होता है मैं उसका नाम डाउन कर रहा हूं। और वरुणा, ठीक है, वरुणा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2022 का मैं सारा बता रहा हूं, ठीक है। वरुणा जो होगा तुम्हारा किसके साथ होगा? फ्रांस के साथ, ठीक है, वरुणा किसके साथ होगा? फ्रांस के साथ। उसके बाद होगा खंजर, खंजर भी काफी इंपॉर्टेंट है, खंजर, ठीक है, खंजर किसके साथ होगा? तो खंजर किर्गिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ। चलो इसके साथ और जगह तो है नहीं। और धर्मा गार्जियन भी जापान के साथ है। डस्टलिक होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली केबुल लमजाओ, ठीक है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज इन न्यूज, इट इज इन विच स्टेट? मणिपुर, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर त्रिपुरा? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया, ठीक है, मणिपुर, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया मणिपुर, उनका करेक्ट आंसर है। ये काफी न्यूज में है। और साथ ही साथ मैंने आपको नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूं। कॉर्बेट, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में, सॉरी आसाम में। गिर है गुजरात में, गिर कहां पर है? गुजरात में, ठीक है, गिर है गुजरात में। राइटिंग में मत जाना, मैं अभी बोल रहा हूं, फास्ट लिख रहा हूं मैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, कल ही बताया गया था क्वेश्चन। संजय, संजय नेशनल पार्क, नॉट संजय गांधी, दिस इज संजय नेशनल पार्क, एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिर है सुंदरवन, एक इंपॉर्टेंट ये भी लिख लो, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा नहीं है, सुंदरवन नेशनल पार्क है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। इतना आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2? पाकिस्तान, इराक, बांग्लादेश या फिर ईरान? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईरान, ठीक है, ईरान। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया ईरान, उनका करेक्ट आंसर है। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान का करेंसी क्या है? रियाल। ईरान का प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। चलो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द सीरीज, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो इसको। यहां पर क्या आएगा इसको पता करना है, बताओ जल्दी से सॉल्व करो। 35 सेकंड का समय दे रहा हूं, 35 सेकंड, 35 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए।
चलो इसका आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हुआ, देखो कैसे होगा। 10 से 30 गए हम लोग, ठीक है, 10 से 30 गए, 30 से 68, 68 से 130, यहाँ पर क्या होगा देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। 10 को कैसे लिखा गया है, 2 का क्यूब प्लस 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 2 10, यहाँ पर हो गया 3 का क्यूब कर दिया गया, 3 का क्यूब प्लस 3 यानी 3 3 2 2 ऐसे किया है। 3 3 कितना हो गया 3 3 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, 4 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब होता है 64, 64 3 नहीं सॉरी यहाँ 4 होगा ना, 4 होगा 68, ठीक है। उसके बाद 5 का क्यूब किया है, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब होता है 125, 125 प्लस 5 130, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 6 किया, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 216 4 20 है 222, 222 है ऑप्शन में, 228 222 है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलो समझ में आया कैसे सॉल्व किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। देखो 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, इस तरह से सीरीज बैठानी है, इस सीरीज पर सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है। एंटोनियो कोस्टा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, क्यूबा, पोर्तुगल, स्पेन या फिर ब्राजील। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, पोर्तुगल। पोर्तुगल का जो कैपिटल है वो है लिस्बन, ठीक है, पोर्तुगल कैपिटल क्या है लिस्बन। पोर्तुगल के जो पीएम है ना, यहाँ प्रेसिडेंट के बारे में, चलो प्रेसिडेंट कौन है भी तो पता होना चाहिए, मार्सेलो रे बोलो, ठीक है, मार्सेलो रे बोलो। तो ये रहा टोटल 25 क्वेश्चन। अब आपको मार्क्स बताने की जिम्मेवारी है कि आपको 25 में से कितना आया है। अगर आप 22 प्लस आए हैं तो एक्सलेंट के नाम पे आपको जाना जाएगा, अगर 20 प्लस लाया गया है तो वेल एंड गुड, 20 या 20 प्लस, लेकिन आपको 20 से कम आए तो और मेहनत करो, करंट अफेयर्स में 20 प्लस मार्क्स को इंक्रीज करके लाओ, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन 100% कंफर्म माना जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 20 प्लस मार्क्स लेकर आओ, 20 प्लस आने चाहिए, 20 से नीचे तो और मेहनत करो, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं बोल रहा हूं अभी भी DOLLB निकालना है तो करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स और साथ ही साथ पॉलिटी, दोनों चीज तुम्हारा अगर बहुत बेस्ट है ना तो तुम्हें एक निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन और भी चीज अच्छे से ठीक ठाक से पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम टॉट नहीं पढ़े हो, लीगल नहीं पढ़े हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़े हो, वो सब भी अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। और एक चीज और बता दूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सबको पता होगा, तो आज जिस तरीके से आप लोगों ने जिस तरह से स्पैम फैलाया और जो भी हुआ, रूल्स और रेगुलेशन को आपने तोड़ा है, तो उससे कोई फायदा है नहीं है, ठीक है। आप लोग को मैं अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप लोग एक दूसरे से बात करके क्लियर कर सके डाउट को, यहाँ पर इस तरीके से आपस में झगड़ना, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। जब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है, उसको निगेटिव वे में नहीं लीजिए। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि ग्रुप का डेकोरम जो है मेंटेन करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।